तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है आज का वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। कि प्रोग्राम के अंदर हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जो कांस्टेंट्स, टाइप्स डिफाइन करते हैं, फंक्शंस जो हम बनाते हैं या जो हम लेबल्स डिफाइन करते हैं, उनका जो नाम होता है उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। ठीक है, वेरिएबल के जितने भी नेम आप यूज़ करेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर कहलाएंगे। कांस्टेंट्स आपने अभी तक जो थ्योरेटिकली इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, आपने वेरिएबल की कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी। बाकी भी चीज़ें हैं, मैंने आपको डायरेक्ट कहा था कि आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, मैंने थ्योरेटिकली आपको कोई जो उसकी डेफिनेशन नहीं करवाई। तो बेसिकली ये इन तमाम चीज़ों के जो हम नाम रखते हैं उनको आइडेंटिफायर कहा जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम कितना लेंथी रख सकते हैं या जो आइडेंटिफायर है उसका नाम, उसकी नेम के अंदर कितने करैक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 31 करैक्टर्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा करैक्टर्स जो वो हम जो वो इससे बड़ा नाम जो हो हम एज आइडेंटिफायर के नाम के तौर पर जो नहीं रख सकते। किसी वेरिएबल का नाम रखना है तो वो मैक्सिमम 31 करैक्टर्स का होगा, इससे ज़्यादा लेंथी नेम नहीं हो सकता। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहली जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जो वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन करते हैं, कांस्टेंट्स जो हम डिफ़ाइन करते हैं, टाइप्स, कांस्टेंट्स, फंक्शंस, लेबल्स अभी तक आपने नहीं यूज़ किया, आपने सिर्फ वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज़ किए थे। तो ये चीज़ें हमने आगे चल के पढ़नी है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के जो नाम हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करेंगे उनको क्या कहा जाता है? उनको आइडेंटिफायर कहा जाता है। और ये जो नेम है ये कितना मैक्सिमम कितना लेंथी हो सकता है? ये 31 करैक्टर्स का हो सकता है। ठीक है जी। If the name of an identifier is longer than 31 characters, the first 31 characters will be used. तो पहले जो 31 करैक्टर्स हैं वो एज आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर इस्तेमाल होंगे, बाकी के इस्तेमाल नहीं होंगे। अब यहाँ पर उसने बड़े शार्ट से 3 रूल्स दिए हुए हैं कि जो आइडेंटिफायर का नाम है, इसका नाम रखने के लिए जो इसका फर्स्ट करैक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या वो अंडरस्कोर होना चाहिए। हमेशा आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल का नाम अगर आपने रखना है तो वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। के जो नेम है आइडेंटिफायर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो कैरेक्टर्स होंगे या डिजिट्स होंगे या फिर अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर अलाउ नहीं है। कोई लेस देन, ग्रेटर देन, कोई सेमी कॉलन, कोई डेलीमीटर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आप इसके अंदर नहीं लिख सकते सिवाय इन 3 चीज़ों के। और तीसरा जो रूल है वो कहता है कि जो लैंग्वेज के आपने रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप एज ए आइडेंटिफायर नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो कीवर्ड्स क्या होते हैं या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, आज जो हम इसको पढ़ लेंगे। आइडेंटिफायर का टॉपिक मुझे बताएं कि आपको क्लियर हो गया। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आइडेंटिफायर के टॉपिक में? उसके बाद है हमारे पास दो हमारे पास टाइप्स हैं आइडेंटिफायर की। एक तो वो कहता है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है और दूसरा वो कहता है कि यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर है जो कि C++ के अंदर जो वो किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जो Cout है या जो Cin है, ये क्या है? ये बेसिकली स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
यानी जो सी इन है वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है और जो सी आउट है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों बेसिकली क्या हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं। और ये दोनों किसके अंदर लिखे गए हैं, बेसिकली ये दोनों जो आइडेंटिफायर्स हैं, ये जो iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये जो हेडर फाइल है हमारी, उसके अंदर इन दोनों को डिफाइन किया गया है। तो हम जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर सी इन और सी आउट को इस्तेमाल करते हैं तो हम ये हेडर फाइल लाजमी जो हो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा वो कहता है कि जो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर है, ये वो आइडेंटिफायर होता है जो कि यूज़र खुद से डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पे जितने भी हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं, या जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, या जो लेबल्स होंगे, जो फंक्शंस के नाम हम खुद रखेंगे, वो सारे के सारे यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहलाते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर जो वो डिफाइन करता है टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन इज़ नोन एज यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, कि यूज़र अपनी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो आइडेंटिफायर्स रखता है, जो वेरिएबल्स के नाम रखता है, उनको यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहते हैं। आपने बेशुमार वेरिएबल्स के नाम जो वो अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए हैं, तो वो सारे के सारे बेसिकली क्या थे, वो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर थे। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहता है ए, आपने इंट ए लिखा था, ए एक वेरिएबल है, वही वेरिएबल का नाम जो है वो, उसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। मार्क्स, ये भी वेरिएबल का नाम हम जो रख सकते हैं, ये भी एक आइडेंटिफायर है। एज है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि वो जितने भी आपने वेरिएबल्स के नाम रखे थे ना, वो सारे के सारे क्या थे, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर थे। यानी ये ऐसे आइडेंटिफायर्स थे जो कि हमने अपनी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया था। और ये जो आइडेंटिफायर थे चूँकि हमने खुद रखे थे, इसे इसको यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। और सी इन और सी आउट चूँकि ये सी लैंग्वेज ने खुद हमें प्रोवाइड किए हैं, हमने खुद नहीं रखे हैं, इसे उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी जो लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और जो हम खुद अपनी मर्जी से रखते हैं उनको यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है कि इस वर्ड का मतलब ये है, या इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि जो लैंग्वेज की अपनी कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को भी आप, या जो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने लैंग्वेज के अंदर देनी होती हैं, उनको कीवर्ड का नाम दिया जाता है। यानी ऐसे वर्ड्स जो कि जिनका पर्पस, जिनके मीनिंग्स ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं, और हम सिर्फ उसी पर्पस और उसी मकसद के लिए जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको कीवर्ड्स का नाम दिया जाता है। और यही कीवर्ड्स जो हैं, ये एक्चुअली इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, डेफिनेशन समझ आ गई सबको इसकी। अब जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं C++ के अंदर, ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है विद ए टोटल 63 ये कीवर्ड्स हैं जो कि हम लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले सी लैंग्वेज को पढ़ा है, बहुत सी कीवर्ड्स उन्होंने पहले भी पढ़ लिए हैं। हम यहाँ पर वो सारे के सारे तो इस सेमेस्टर में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में मैक्सिमम जो वो आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा जो कॉमन जो जहाँ पर कीवर्ड है जो आपने इस्तेमाल कर लिया है वो है इंट। आपने इंटीजर डेटा टाइप के लिए इंट को यूज़ किया था, आपने फ्लोट को यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से आपने लॉन्ग को यूज़ किया है, आपने करैक्टर
को भी यूज़ कर लिया है, ये दिखेंगे यहाँ पर लिखा। तो बहुत सी कीवर्ड्स आपने यूज़ कर लिए हैं और उनमें से कुछ कीवर्ड्स जो वो अभी जो वो आपके लिए जो नए होंगे। तो ये बेसिकली ये लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की ये कमांड्स हैं जिनको हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो जो आप आगे चलेंगे आप देखेंगे कि इनको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना। बहरहाल कीवर्ड को ही रिजर्व वर्ड का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद आपने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि जब आपने इनपुट परफॉर्म करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस टाइप का डेटा जो कंप्यूटर में फीड करना है। तो जिस टाइप का डेटा आपने फीड करना है वो टाइप जो आपको पहले मेंशन करनी पड़ेगी। तो वो ही बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर, ये C++ के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जी, मैंने आपको ये चारों डेटा टाइप्स पढ़ाई, इनका यूज़ मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो हम इनके हवाले से पढ़ेंगे। इंट डेटा टाइप है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्लोट डेटा टाइप है, ये रियल वैल्यूज़ को स्टोर करती है। बेसिकली जो रियल वैल्यूज़ होती हैं ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि पॉइंट के अंदर आ जाती हैं। डबल डेटा टाइप लार्ज जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करती है। और करैक्टर डेटा टाइप एक सिंगल करैक्टर को जो वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप डेटा टाइप की डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये है कि डेटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़। द कंप्यूटर मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। The data is given to the program as input. The data is processed according to the program instructions and output is returned. तो बेसिकली जो डेटा टाइप है, हम जब कंप्यूटर में इनपुट परफॉर्म करते हैं तो इनपुट करने के लिए हम ये मेंशन करते हैं कि हमने किस तरह का डेटा जो कंप्यूटर में एंटर करना है। सो डेटा एंटर करने के बाद डिपेंड करता है कि जो डाटा हमने इनपुट किया उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर ही परफॉर्म होगा ना, वो करैक्टर टाइप वैल्यूज़ पर तो एडिशन नहीं हो सकेगा। सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें ये न्यूमेरिक डेटा पर जो वो परफॉर्म की जाती हैं, ये करैक्टर डेटा पर तो ये परफॉर्म नहीं होती। लिहाजा ये जो चारों डेटा टाइप्स हैं इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवा दी हुई हैं। और यहाँ पर बस ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो आपको ये बताना था ताकि आपको ज़हन नशीं रहे कि जब आप न्यूमेरिक डेटा एंटर करना चाहते हैं तो आप इंट को यूज़ कर लेते हैं। फिर अगर आप पॉइंट में डेटा जो एंटर करना चाहते हैं तो फ्लोट और डबल को यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर के लिए जो करैक्टर डेटा टाइप, करैक्टर के अंदर अगर आप वैल्यूज इनपुट करना चाहते हैं। इंटीजर की जो हमारे पास फर्दर कुछ टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा जिस पर इसकी रेंज लिखी हुई होगी। तो ये वो चार्ट है, ये वो टेबल बना हुआ है जिसके अंदर वो बताता है कि जो इंट डेटा टाइप है वो बेसिकली 2 बाइट्स को मेमोरी के अंदर रिजर्व करता है, यानी 2 बाइट्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर करता है। और कितनी वैल्यू जो वो स्टोर कर सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, -32,768 से लेकर 32,767 तक जो वैल्यू है वो 2 बाइट्स के अंदर जो वो सेव की जा सकती है। इससे कम या इससे ज़्यादा वैल्यू जो वो स्टोर नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि एक बाइट कितने बिट्स पर मुश्तमिल होता है, 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है 1 बाइट। तो 2 बाइट के अंदर कितनी बिट्स आ जाएंगी, 16 बिट्स आ जाएंगी। तो आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में किया जाता है। लिहाजा अगर आप 32,767 को 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो आपके पास ये 16 बिट्स बनेंगे। यही वजह है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो ये दी गई है क्योंकि इसको जब आप 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं तो ये 16 बिट्स, 16 वंस जो वो आ जाते हैं, और वो 16 वंस बेसिकली ये 2 बाइट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जो ही यहाँ पर वैल्यू 32,768 आती है तो फिर एक 1 जो वो एक्स्ट्रा बनेगा, तो वो 16 बिट नहीं बल्कि 17 बिट आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर आपको वो एरर मैसेज देगा कि जो इंट डेटा टाइप है वो इससे ज़्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट्स हैं आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, और 2 बाइट के अंदर 16 बिट्स बनती हैं, और आपका जो डाटा है वो 17 बिट्स पर मुश्तमिल है। अगर हम यहाँ पर इनपुट करने के लिए 32,768 दे देते हैं उसको, तो ये वजह थी जो हम यूज़ करते थे कि अगर हमने इंट डेटा टाइप लिया है तो लाजमी तौर पर हमारा डाटा इस रेंज के अंदर जो वो होना चाहिए, इस रेंज से बाहर जो वो नहीं होना चाहिए, वरना जो स्टोरेज, जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई की हुई है उस डेटा जो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से जो शॉर्ट डेटा टाइप है वो भी सेम रेंज के अंदर है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम इंट को यूज़ करते हैं। आपने इंट को ही यूज़ करना है। अनसाइंड इंट हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें श्योर शॉट हो कि जो हमारा डेटा है वो नेगेटिव में स्टोर नहीं होना। मिसाल के तौर पे हमारी एज है तो एज कभी भी नेगेटिव वैल्यू के अंदर स्टोर नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो फिर आप इंट लेने के बजाय एज को किस तरह से ले सकते हैं, अनसाइंड इंट। आपने डेटा की टाइप जो वो अनसाइंड इंट ले सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये कीवर्ड्स हैं। इसमें फिर रेंज जो वो 0 से लेकर 65,536 तक चली जाती है, और 2 बाइट्स जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि इंट और लॉन्ग, मैंने ये 2 डेटा टाइप्स आपको करवाई थी। तो जो लॉन्ग है उसके अंदर मेमोरी जो वो 2 की बजाय 4 बाइट रिजर्व की जाती है, और रेंज जो वो ये देखें ये बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो 32,000 तक आपकी वैल्यूज़ हैं तो फिर आप जो वो इंट ले लें, और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप इंट की बजाय लॉन्ग ले लें। तो बेसिकली इंट और लॉन्ग ये दोनों बगैर पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें ये श्योर शॉट हो कि हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी, तो फिर ये डबल हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं कि इंटीजर डेटा टाइप का आपको समझ आ गई, ये साइज इन बाइट्स क्या है, ये डिस्क्रिप्शन में ये जो चीज़ दी गई है, हम क्यों जो वो किस तरह से हम अपनी डेटा टाइप जो वो मेंशन करेंगे, इस रेंज को सामने रखते हुए कि जिस रेंज में हमने वैल्यूज़ इनपुट करनी है वो जो हम डेटा टाइप इस्तेमाल करें। जी कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से शेयर कर ले, फिर मैं मीटिंग को रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है पहली मीटिंग का। शार्ट और इंटीजर में क्या फर्क है? शार्ट बेसिकली जो था ना, ये पुराना जो सी का वर्जन था उसमें इस्तेमाल की जाती थी, तो फिर नया वर्जन आ गया तो हम बेसिकली शार्ट को अब इस्तेमाल नहीं करते, हम इंट को ही यूज़ करते हैं। आपने इंट को ही यूज़ करना है, दोनों की रेंज सेम ही है, फंक्शन भी सेम है। ये दोनों डेटा टाइप्स है ना कि आप अपने डेटा की टाइप क्या सेट करते हैं। तो जो पुराना वर्जन था सी का उसमें हम शॉर्ट डेटा टाइप जो इस्तेमाल करते थे, फिर जो नया वर्जन आया उसके अंदर जो इंट आ गई, तो पुराना वर्जन भी जो पुराने वर्जन के लिए भी जो डेटा टाइप थी वो उसके अंदर स्टिल उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया, वो रखा उन्होंने। तो दोनों का जो दोनों की रेंज भी सेम है और दोनों का जो मेमोरी के अंदर जो रिजर्व करना है, उसने बाइट्स कितने रिजर्व करने वो भी सेम है। जी कोई और क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे।
उसके बाद रियल डेटा टाइप है। रियल डेटा टाइप का मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट में जो वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे 10.5 है, 5.3 है, -10.91 है, उसके लिए हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप है जो कि 4 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करती है और उसकी रेंज ये होती है। फिर इसी तरह से डबल डेटा टाइप है, वो फ्लोट से ज़्यादा जो रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकती है। यही वजह है कि इसकी जो मेमोरी के अंदर जो स्पेस उसने रिजर्व करनी वो भी 4 के बजाय 8 बाइट्स है और रेंज जो है वो फ्लोट से कहीं ज़्यादा है। फिर इसी तरह से लॉन्ग डबल है, ये 10 बाइट्स लेती है और ये डबल से भी ज़्यादा रेंज के अंदर जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर सकती है। ज़्यादातर जो हमारी वर्किंग है वो फ्लोट तक रहेगी या डबल तक रहेगी। लॉन्ग डबल तक कभी कभार जो वो हम इस्तेमाल करते हैं वो वरना इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको मैंने फ्लोट और डबल दो डेटा टाइप्स मैंने पढ़ाई थी कि जब भी आपने इशारिये वाली वैल्यू को स्टोर करना है तो आपने या तो फ्लोट ले लेना है, अगर कम आपकी वैल्यू और अगर ज़्यादा वैल्यू तो फिर आपने डबल ले लेना। जी इसमें कोई क्वेश्चन? फिर उसके बाद करेक्टर डेटा टाइप मैंने आपको करवाई थी। मैंने कहा था कि एक करेक्टर स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप है उसको करेक्टर डेटा टाइप का नाम दिया जाता है। जी हम करेक्टर डेटा टाइप को स्टडी कर रहे थे और करेक्टर डेटा टाइप के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वो डेटा टाइप है जो कि एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने एक सिंगल करेक्टर की इनपुट करनी है तो फिर आप करेक्टर जो डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल करते हैं। सिंगल करेक्टर क्या है कि ये ए एक करेक्टर है, एक्स एक करेक्टर है, 5 एक करेक्टर है, हैश एक करेक्टर है। हर वो लेटर जिसको सिंगल कोड्स के अंदर लिख दिया जाता है वो आपका एक करेक्टर बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो 5 है आप ये ना समझें कि ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ये एक करेक्टर है क्योंकि इसके गिर्द सिंगल कोड लगाया गया। तो जिस लेटर के गिर्द भी आप ये सिंगल कोड लगा देते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये अब एक करेक्टर बन गया है, ये कोई न्यूमेरिक फील्ड नहीं रही। इसी तरह से ये जो हैश है इसके गिर्द भी एक सिंगल कोड लगाया गया तो ये भी एक करेक्टर है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है द करेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5, कि ये इंटीजर 5 नहीं है, ये बेसिकली एक करेक्टर है और इसको करेक्टर के तौर पर जो मैनिपुलेट किया जाएगा। तो जब भी आपने कोई एक करेक्टर की इनपुट करनी है तो आप करेक्टर डेटा टाइप जो यूज़ करते हैं। तरीक़ेकार इसका हमने पहले भी किया हुआ है। करेक्टर डेटा टाइप आपने लिखनी है CH1 CH2 CH के अंदर देखें उसने सिंगल कोट्स लगाए और सिंगल कोट्स के अंदर उसने ये अपनी वैल्यू को जो स्टोर किया। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने करेक्टर टाइप वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो उसके गिर्द आपने सिंगल कोट लगाना है। तो ये चीज़ें ख्याल रखनी है। अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पर प्रोग्राम आपको एरर जनरेट करके देगा। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है ना उसमें तो हमें जो किसी किस्म का कोई सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक जैसे यहाँ पर ये देखें उसने मेरे ख्याल में एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं दी, चलें आगे आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अगर इंट a ले लेता हूँ तो a = 10 करूँगा, उसके गिर्द में किसी किस्म के कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो करेक्टर है करेक्टर के गिर्द जो आपको सिंगल कोट लगाने हैं। जी स्टूडेंट्स, करेक्टर डेटा टाइप के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो?
करेक्टर डाटा टाइप एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो करेक्टर जो है वो कोई भी लेटर हो सकता है, वो कोई न्यूमेरिक लेटर भी हो सकता है, कोई जो अल्फ़ाबेट लेटर है वो भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। तो इसको जब भी आपने स्टोर करना है आपने सिंगल कोट्स लगाने हैं। अगर आप प्रोग्राम के अंदर इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप सिंगल कोट्स लगाएंगे। एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, लाइक जैसे CH इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर उसने A लिखा है, सिंगल कोट के अंदर उसने B लिखा है। तो बेसिकली ये A और B इन दोनों करेक्टर्स को जो वो CH1 और CH2 के अंदर स्टोर किया जाएगा, और फिर सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ किया गया कि करेक्टर्स और फिर आगे करेक्टर्स ये जो वेरिएबल्स थे उनको यहाँ पर लिखा गया है, तो वो दोनों करेक्टर जो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? करैक्टर में करैक्टर स्टोर करने के लिए जो उनके कौन सा होता है ये साइन यूज किया जाता है साइडों पे? सिंगल कोट इसको कहते हैं, सिंगल कोट। एक डबल कोट्स होते हैं, वो डबल वो जो अपॉस्ट्रोफी का साइन होता है ना, डबल वो लग जाते हैं, ये सिंगल कोट हैं। तो अगर आप करेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप सिंगल कोट यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद वेरिएबल्स आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन भी किए थे, लेकिन आपको कोई मैंने डेफिनेशन याद नहीं करवाई थी। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल, कि ये एक मेमोरी सेल को कहा जाता है या ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इज इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने के दौरान जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या मेमोरी लोकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो जो प्रोग्राम चलता रहता है वैसे वैसे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो वेरिएबल का नाम है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं होता। आपने देखा, आपने इतने प्रोग्राम्स बनाए, प्रोग्राम बनाने के बाद जब आप उसको कंपाइल करते थे और आप वहाँ पर अपना डेटा इनपुट करते थे तो वैल्यूज़ तो हमारी चेंज होती थी, लेकिन जो वेरिएबल का नाम होता था वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी चेंज नहीं हुआ था। जब एग्जीक्यूशन रुक जाती थी और हाँ अपना सोर्स कोड देखते थे तो फिर हाँ अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल का नाम जो वो चेंज कर सकते थे, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती थी। सो वो कहते हैं जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, और रैम जो है वो क्या है, वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। यही वजह है कि जो वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर क्रिएट किए जाते हैं वो थोड़े अरसे के लिए मेमोरी के अंदर रहते हैं और फिर उसके अंदर जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो भी टेम्परेरी होती हैं। जो ही उन वेरिएबल्स को मेमोरी से वॉश किया जाता है तो साथ ही जो वैल्यू होती है वो भी वॉश हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं, और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स के नाम से, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू दी है 10। तो वो बताता है कि ये बेसिकली ये जो एक सेल है मेमोरी के अंदर, ये जो 2 बाइट्स हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मार्क्स जो है ये इंटीजर टाइप का है तो बेसिकली ये 2 बाइट्स जो वो रिजर्व कर दिए जाएंगे और इन 2 बाइट्स को नाम दिया जाएगा मार्क्स का। तो जब हम कहेंगे मार्क्स इक्वल टू 10 तो ये यहाँ पर 10 वैल्यू जो स्टोर कर दी जाएगी। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं हम जो ही अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो उसकी वैल्यू को जो वो कॉल कर लिया जाता है। आपने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर देखा था कि हम किस तरह से वैल्यूज़ वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करते हैं। आपने सी इन के अंदर जो वो वेरिएबल्स को यूज़ किया था कि किस तरह से हमने अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करनी है, और आपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट भी अपनी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी किया था
कि हम जब वेरिएबल को डिफाइन करें तो साथ ही ये वाली वैल्यू जो वो स्टोर हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आगे जो वो आ रही हैं। जी, वेरिएबल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका? वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है ये भी आप कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिर्फ ये इतनी स्टेटमेंट आपने बस याद रखने के लिए कि वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप जब हम डिफाइन करते हैं तो उस स्टेटमेंट को वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। ये देखें, ये इसका सिंटेक्स है, आप ये कर चुके हैं। डेटा टाइप पहले आपने बतानी, फिर आपने वेरिएबल का नाम बताना है और सेमीकोलन लगा देना। इंट मार्क्स, ये मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल लिया गया और उसकी टाइप क्या है? इंट है, यानी वो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को जो स्टोर करेगा -32,768 से लेकर +32,767 तक वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। फिर इसी तरह से एवरेज के नाम का एक वेरिएबल लिया गया और इसकी टाइप जो हमने फ्लोट रखी है, क्योंकि आमतौर पर जो एवरेज होती है वो पॉइंट के अंदर जो स्टोर की जाती है। ग्रेड चूंकि एक लेटर का होता है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, तो उसकी टाइप क्या रखी गई है? करैक्टर रखा गया है। और सैलरी चूंकि ज़्यादा होती है, 32,000 से कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसकी जो टाइप है वो क्या रखी गई है? डबल जो वो रखी गई है। यहाँ आप इसकी टाइप लॉन्ग भी रख सकते हैं कि अगर आपको ये है कि सैलरी जो वो पॉइंट्स के अंदर नहीं है तो फिर आप इसकी टाइप डबल के बजाय क्या रखेंगे? लॉन्ग रखेंगे। तो इसमें यही उसने एग्जांपल बताया कि इंट, फ्लोट, करैक्टर, डबल या लॉन्ग ये कीवर्ड्स हैं जो कि डेटा टाइप्स को जो वो इंडिकेट करते हैं, जबकि ये जो मार्क्स, एवरेज, ग्रेड और सैलरी है ये बेसिकली क्या है? ये वेरिएबल्स के नाम है। यहाँ आप इनको यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर भी कहते हैं। हमने यही पढ़ा था ना कि यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर वो उनको कहा जाता है जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम खुद डिफाइन करते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ये वही चीज़ें थी जो आपने ऑलरेडी कर ली हैं, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? आप इस तरह से डायरेक्ट एक लाइन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंट। अगर आपने ए, बी और सी तीन वेरिएबल्स लेने हैं और तीनों की टाइप इंट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंट ए, बी, सी। लेकिन अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर करनी फिर वो आप नेक्स्ट लाइन में या सेमीकोलन के बाद जो वो आप फ्लोट की डेटा टाइप मेंशन करेंगे। अब ये यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि आपने जब वेरिएबल का नाम रखना है तो आपने वो नाम किस तरह से रखना है। पहला जो रूल है वो ये है कि जो वेरिएबल है उसके अंदर लेटर्स, उसके नेम में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। ये रूल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने आइडेंटिफायर का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये रूल पढ़ लिया था। फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमने ये भी पढ़ा था कि वो यहाँ तो लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वेरिएबल का नाम ये रखते हैं 9 मिनट, तो ये वेरिएबल का नाम गलत होगा, क्योंकि ये इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक नंबर है, वो ना तो अंडरस्कोर है ना वो लेटर है, वो अल्फ़ाबेट नहीं है ना। तो हमने कहा था कि अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। तो इसी ये जो वेरिएबल का नाम है ये गलत है। इसी तरह से हैश होम, ये भी वेरिएबल का नाम गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो लेटर है, फर्स्ट जो लेटर है वो बेसिकली क्या है? वो एक सिंबल है, वो कोई जो वो अल्फ़ाबेट नहीं है और ना ही वो अंडरस्कोर है। 2 kg ये भी गलत है, क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिक फील्ड से जो वो शुरू हुआ। तो ये तीनों जो वेरिएबल्स के नाम हैं ये इनवैलिड है। तो हमेशा जब भी वेरिएबल का नाम आपने रखना है वो या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जी, क्लियर हो गया ये रूल? उसके बाद आ जाता है ब्लैंक स्पेस, कि जो वेरिएबल का नाम है उसमें ब्लैंक स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। जैसे माई वेयर है, माई वेरिएबल, योर कार, ये इसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस है।
तो ये अलाउ नहीं है आपको। स्टूडेंट एज अगर आप लिखते हैं, आप इकट्ठी लिखेंगे, आप उसके अंदर यहाँ आप अंडरस्कोर लगा दें, ब्लैंक स्पेस जो है वो आपको अलाउ नहीं है। बोथ अपर और लोअर केसेस दोनों जो है वो आप वेरिएबल नेम के तौर पर जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लोअर लेटर्स में वेरिएबल का नाम लिखा तो आपने उसको लोअर लेटर के तौर पर ही प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। अगर अपर लेटर के तौर पर आपने लिखा तो अपर लेटर के तौर पर आपने उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्पेशल सिंबल्स हमारे वेरिएबल नाम के अंदर कहीं भी अलाउ नहीं है। ये जो हैश है ये बेसिकली क्या है, ये स्पेशल सिंबल है। इसी तरह लेस दैन, ग्रेटर दैन, स्टार, प्लस, माइनस, ब्रैकेट्स, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे वेरिएबल नेम के अंदर कहीं भी अलाउ नहीं है, न शुरू में या आखिर में या सेंटर में, कहीं भी आप इसको नहीं लिख सकते। इसी तरह जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको भी हम एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक जैसे इंट है, तो आप जो इंट तो बेसिकली खुद एक डेटा टाइप है, तो आप इंट वर्ड नहीं लिख सकते। वर्ड बेसिकली एक डेटा टाइप फंक्शन की जो बेसिकली एक डेटा टाइप है, जिसका मतलब है कि हम बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक बिल्कुल जो एम्प्टी फंक्शन है, ये किसी किस्म की कोई वैल्यू जो वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इसी तरह से जितने भी आपने कीवर्ड्स देखे थे ये फर्स्ट पेज पर जो दिए हुए थे, आप इनको एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते। फिर ये 31 कैरेक्टर्स का जो आपने पढ़ा था कि वेरिएबल का जो नाम है वो 31 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होता है तो पहले 31 कैरेक्टर्स यूज़ कर लिए जाते हैं, बाकी के छोड़ दिए जाते हैं। फिर वेरिएबल जो आपने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया आपने एक प्रोग्राम में, वो बस एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगा, वो बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपने अगर लिख लिया इंट स्टूडेंट एज, तो दोबारा आपने ये नहीं लिखना फ्लोट स्टूडेंट एज या दोबारा इंट स्टूडेंट एज दोबारा नहीं लिखना। एक दफ़ा एक वेरिएबल का नाम बस एक दफ़ा आपने अपने एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है। दूसरे प्रोग्राम में आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बस वन टाइम जो हो यूज़ किया जाएगा, दोबारा जो हो उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। जी वेरिएबल्स के जो नेम थे अब मुझे बताइए, आपको समझ आ गए हैं सारे? हाँ ये देखें मार्क्स, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। सब वन फर्स्ट लेटर जो वो अल्फ़ाबेट है इसमें जो वो, और आखिर पे जाके उसने न्यूमेरिक जो ऐड किया है, ये अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, ये स्पेस की बजाय उसने अंडरस्कोर लगा दिया है। इंटीजर ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा टाइप है ना वो इंट है, ये इंटीजर कोई डेटा टाइप नहीं है। यानी जो कीवर्ड्स हैं अगर आप इनको एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर रखना चाहते हैं तो आप इनकी जो डेटा टाइप है आप उसकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं कि वो कीवर्ड ना रहे, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। जी कोई क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है? हाँ जी, अगर उसने क्वेश्चन में पूछा हो कि फ्लोट में भी करें और इसमें भी करें, एक वेरिएबल जो है वो एक ही डेटा टाइप के तौर पर जो डिफाइन हो सकता है, दोबारा नहीं हम उसको फ्लोट हम नहीं उसको डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि इस तरह से फिर जो उसमें आ जाएगी कि एक वेरिएबल को पहले आपने इंटीजर लिया है फिर उसी वेरिएबल को आपने फ्लोट लिया है, तो आप उसका नाम बदल सकते हैं। लेकिन एक ये रूल है, कंपाइलर वहीं पर जो वो आपको एरर दे देगा और आपको कहेगा कि एक वेरिएबल को आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, आप उसको दो बार यूज़ नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम के अंदर कंपाइल नहीं होगा, वहां पर एरर आ जाएगी। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है जी, ये भी मैंने आपको करवाई थी। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि जब आप वेरिएबल की टाइप डिफाइन करते हैं और वेरिएबल का नाम बता रहे होते हैं और साथ ही जब उसको वैल्यू बता देते हैं तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम
दिया जाता है। ये देखें, ये एग्जांपल्स हमने की भी थी। इंट n इक्वल टू 100, यानी ये इतना काम अगर आप करते हैं तो ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और साथ ही जब आप उसको वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाती है। तो ये बेसिक जो वो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको मैंने जब पढ़ाई थी, इसके प्रोग्राम करवाए थे, तो मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। इसी तरह से अगर आपने इंट डेटा टाइप की दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो इंट x इक्वल टू 50 कामा y इक्वल टू 75, तो ये दोनों जो हो बेसिकली x और y इंट डेटा टाइप के थे, तो यहाँ पर आपको कॉमे के बाद फिर इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोट एवरेज 50.73, करेक्टर ग्रेड इक्वल टू, ये सिंगल कोड के अंदर जो वो ए को लिखा गया है। आपको पता है कि जितनी भी करेक्टर डेटा टाइप्स होती हैं वो सारी की सारी सिंगल कोड्स के अंदर लिखी जाती है। जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों में फर्क का पता चल गया आपको। फिर उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया। कांस्टेंट बेसिकली उस क्वांटिटी को कहा जाता है जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं और वो चेंज नहीं होती। हमारे चेंज करने पर वो चेंज होती हैं, अगर हम नहीं चेंज करते तो वो चेंज नहीं होती। अब वो कहते हैं दो हमारे पास कांस्टेंट हैं, एक वो कहते हैं, एक को लिटरल कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। लिटरल कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली लिटरल कांस्टेंट वो कहता है कि ये वो वैल्यू है जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली टाइप करते हैं, उस वैल्यू को लिटरल का नाम या लिटरल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप सी आउट के अंदर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, या आप अपना नाम लिखते हैं, या आप लिखते हैं एंट्री योर नंबर, या आप लिखते हैं एंट्री योर नेम, कुछ भी जो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? लिटरल कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि ये हमारे चेंज करने पर ही चेंज होना है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे लिखा गया था ये वैसे का वैसे ही प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा प्रोग्राम के आउटपुट में। तो इसलिए जो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो डायरेक्टली हम टाइप कर देते हैं, उसको लिटरल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम लिखते हैं इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। स्ट्रिंग बेसिकली कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को। अगर एक कैरेक्टर हो तो फिर तो वो कैरेक्टर कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो तो फिर हम उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। और अगर वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और आपको पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखी जाती है, उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। जैसे अब ये इंटीजर एज इक्वल टू 19 है, तो ये बेसिकली क्या है? ये न्यूमेरिक या इंटीजर कांस्टेंट है। देखें ये हमारे पास टाइप्स आ गई हैं आगे। इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट तो यही है ना जो कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू लिख दी और वो वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन हो गई। तो ये जो हमने वैल्यू लिखी ये क्योंकि पॉइंट के बगैर थी और ये न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसलिए इसको इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ये अभी ऊपर आपने ये देखें, ये जो 50.73 लिखा गया ये क्या है? ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू टाइप कर दी। और ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, और ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इनकी एग्जांपल्स आगे यहाँ पर उसने डिफाइन की हुई हैं। 87, 45, -10, -5, इस तरह की जितनी वैल्यूज होती हैं सारी इंटीजर कांस्टेंट कहलाती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ये सारी की सारी जो 50.75, 50.32 ये सारी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? सिंगल कोड के अंदर जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं।
और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक से ज़्यादा करेक्टर्स हम लिखते हैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। जी, इन चारों की समझ आ गई आपको? उसके बाद सिंबॉलिक कांस्टेंट आ जाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है? वो कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कि हम एक सिंबल जो डिफाइन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में और उस सिंबल को कोई ना कोई वैल्यू सेट कर देते हैं और वो वैल्यू फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, इसलिए उसको सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। ये अभी तक आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं किया इसको, इसलिए ये ध्यान से समझिएगा। वो तक कांस्टेंट जब हम किसी सिंबल को डिफाइन कर देते हैं कि ये कांस्टेंट है तो फिर उसको इनिशियलाइज करना लाजमी होता है। कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन के बगैर जो वो गलत होगा, कंपाइलर इस पर एरर देगा आपको। आफ्टर कांस्टेंट इज इनिशियलाइज्ड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। जो आप वैल्यू सेट कर देंगे फिर एग्जीक्यूशन के दौरान वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिंबॉलिक कांस्टेंट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ प्रोग्राम। यानी हम किसी ऐसी वैल्यू को जो कि खासी लेंथी है और हमें वो याद नहीं रहती तो हम उसको एक सिंबल के अंदर जो वो स्टोर कर देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं कि ये सिंबल हमेशा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर वो सिंबॉलिक कांस्टेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है हमारे पास पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, अगर आप उसको डिवाइड कर दें तो 3.141593 होती है, ठीक है। तो अब ये इतनी बड़ी वैल्यू जो वो बार बार हम टाइप करेंगे, तो उस टाइपिंग से बचने के लिए हम एक सिंबल ले सकते हैं जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जहां पर इस वैल्यू को इस्तेमाल करना वहां पर हम P को इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेसिकली P जो है वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, फिर जो P है उसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट कहेंगे। अब आपने जब कांस्टेंट डिफाइन करना है तो किस तरह से करना है? हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दो कीवर्ड्स हैं। एक वो कहता है कॉस्ट क्वालिफायर है और दूसरा डिफाइन डायरेक्टिव है। कॉस्ट क्वालिफायर क्या होता है जी? कॉस्ट क्वालिफायर इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है? कॉस्ट कीवर्ड है, आपने कॉस्ट लिखना है, फिर आगे आपने डेटा की टाइप बतानी है कि ये इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या डबल होगा या लॉन्ग होगा या करैक्टर होगा। फिर आगे आपने कांस्टेंट का नाम लिखना है, यानी आइडेंटिफायर जो है वो सिंबल आपने लिखना है, इक्वल लगाना है, और फिर आगे आपने उसको वैल्यू बता देनी। तो ये आगे इसकी एग्जांपल है। कॉस्ट कीवर्ड है, डेटा टाइप इंट लिखा है, आइडेंटिफायर नेम यानी कि n का एक जो वो लेटर ले लिया, इक्वल लगाया और आगे वैल्यू तो 100। अब n जो वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि 100 वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करता है, और मैं अपने प्रोग्राम के अंदर वहां पर n लिख लूंगा जहां पर मैं 100 को यूज करना चाहता हूं। दूसरा, ये जो डिफाइन डायरेक्टिव है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए आप हैश डिफाइन जो वो यूज करते हैं। हैश का सिंबल आपने यूज करना है, फिर आइडेंटिफायर का नाम है और फिर आगे आपने वैल्यू बता दी। इसमें ना तो इक्वल यूज किया जाता है और ना ही कोई डेटा टाइप जो वो यूज की जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने पाई को जो वो डिफाइन करना है तो हैश डिफाइन, फिर आगे जो PI यानी ये वो सिंबल है और उसके बाद फिर ये उसकी वैल्यू है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जहां पर इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं हम वहां पर PI को चूज कर लेंगे।
मिसाल के तौर पे ये एक पहली एग्जांपल है, ये देखें हमने कांस्टेंट को यूज़ किया है। ये एक फार्मूला है सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर। तो अभी ये जो प्रोग्राम थे हमने पाई की वैल्यू को डायरेक्ट जो 3.14 शॉर्ट वैल्यू जो वो यूज़ कर ली थी उसकी। तो अगर आप पूरी वैल्यू जो वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप पाई के नाम से एक सिंबल ले लें और उसके अंदर इसकी प्रॉपर वैल्यू को स्टोर कर लें। किस तरह से? हैश डिफाइन पी आई, ये सिंबल हो गया और आगे उसकी वैल्यू हो गया। अब जहाँ पर पी आई है यानी पाई है, पाई की जगह पर ये देखें ये आप पी आई का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो जो पिछले प्रोग्राम मैंने आपको बनवाए थे आपसे, उसमें हमने यहाँ पर डायरेक्ट 3.14 लिखा था। तो आप 3.14 को इस सिंबलिक कांस्टेंट के अंदर स्टोर करने के बाद वो सिंबल जो है वो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी जो जितना मैंने आपको करवाया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो मेरे से शेयर कर सकते हैं। जी क्या क्वेश्चन था आपका? ये जो अभी आपने करवाया है इसका सिंटैक्स क्या था? इसका सिंटैक्स ये है कि हैश डिफाइन आपने लिखना है, आगे आपने कांस्टेंट का नाम लिखना है और उसके बाद आपने उसको वैल्यू दे देनी है। ये देखिए हैश डिफाइन आइडेंटिफायर यानी ये इसका नाम और आगे वैल्यू। लेकिन वो जो पिछला था उसमें आप कॉन्स्ट कीवर्ड लेते हैं, उसमें डेटा टाइप भी बताते हैं और उसमें इक्वल भी लगाते हैं। अगर ये जो आइडेंटिफायर आपने यहां पर इस्तेमाल किया है, अगर आपने यहां पर इसको डिफाइन स्टेटमेंट के साथ यूज़ नहीं करना, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, तो फिर आप यहां पर ये फ्लोट के बाद आप यहां पर इस तरह से लिखेंगे कॉस्ट फ्लोट पी आई इक्वल टू 3.141593। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप इस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ आप अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना चाहते हैं, या आप हैश डिफाइन के साथ आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, या आपने ये फॉर्मेट लेना है या आपने ये फॉर्मेट लेना है। दोनों नहीं लेने, दोनों से ये जो पी आई है, ये जो सिंबल है पाई का, इसके अंदर ये वैल्यू जो स्टोर होगी। ये ज़रा शॉर्ट भी है और अगर आपने डिफाइन के साथ इसको जो वो यूज़ करना है तो वो फिर आप मेन से पहले यूज़ करेंगे, और अगर आप कॉन्स्ट के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपने मेन के अंदर आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जैसे फ्लोट और एरिया, ये जो वेरिएबल्स आपने लिए यहाँ पर आपने इस कांस्टेंट को डिफाइन करना है। ये इसके रूल्स हैं कि हैश से शुरू होने वाले जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा मेन से पहले लिखी जाती हैं और उनके आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, जबकि मेन के अंदर जो आपने लिखनी है वो हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है। जी ये दोनों तरीके हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के। तो जिसको नहीं समझ आई वो मुझे बताए कि किसकी समझ नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, वो कहता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारी वैल्यू को जो वो एवेलुएट किया जाता है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन के अंदर जो वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑपरेटर होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है। ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये वो सिंबल होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ऑपरेंड उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
लाइक जैसे a प्लस बी है, तो a प्लस बी ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, और ये जो a और b है ये क्या है, ये ऑपरेंड्स है, इनको ऑपरेंड्स कहते हैं। इन पर ये प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इसी तरह से m डिवाइड बाई n है, डिवाइड ऑपरेटर है, m और n ऑपरेंड्स है। x प्लस 100, इसके अंदर प्लस ऑपरेटर है, x और 100 जो है ये ऑपरेंड्स है। तो ये जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं जो कि वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, उनको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर यूज होती हैं, आप इनको इस्तेमाल करते आए हैं। जी समझ आ गई इतनी? एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेटर्स का आपको पता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बार जो सी है या जो सी प्लस प्लस है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स हैं जी। एक वो है जिनको यूनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है और एक वो है जिनको बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो कि जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, और बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस हैं, ये बेसिकली क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई वाई, ये बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी इनको ऑपरेट करने के लिए हमें दो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको ऑपरेट करने के लिए हमें सिंगल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये माइनस, ये एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस और सिंपल जो माइनस है, इनका यूज़ मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आज सिर्फ इनका नाम आपको बता रहा हूँ कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, और ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे ये माइनस ये लिखा गया n प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स, ये क्या रिजल्ट्स देते हैं ये हम कल देखेंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये जो यूनियन ऑपरेटर्स हैं C के अंदर, वो माइनस है, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, और जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स। जी स्टूडेंट्स,